तो ये बात तो तय है कि फ्लड्स जो हैं वो डैम्स उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी तबाहकारियों को बढ़ा ज़रूर सकते हैं। यही 1992 के फ्लड्स में हुआ, जब अचानक मंगला के गेट खोले गए और झेलम शहर डूब गया, हज़ारों देहात डूब गए और कम से कम भी 1000 कीमती जानों का नुकसान हुआ। डैम्स बनाने वाले 3 मकासद बयान करते हैं कि डैम क्यों बनाया जाता है। पहली चीज़ वो कहते हैं कि जी डैम से बिजली बनती है। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि डैम से पानी की स्टोरेज होती है। और तीसरी चीज़ खुसूसन आजकल वापडा तो नहीं कह रहा, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि डैम से फ्लड कंट्रोल होते हैं। अब वापडा तो इस बात को मानता है कि डैम फ्लड को नहीं रोकता, ना मंगला और तरबेला जैसे बड़े डैम फ्लड को रोकने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन बहुत से लोग अभी भी ये समझते हैं कि डैम से फ्लड रोके जाते हैं और रोकने चाहिए और रुक सकते हैं। शायद आप लोगों को पता हो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डैम टूटा था। 2005 का वाक़या है। शादीकोर डैम मकरान कोस्टल बेल्ट के करीब बन रहा था बलूचिस्तान के प्रोविंस में, और ये रात को टूट गया था एक हैवी रेनफॉल के बाद। जब ये डैम टूटा तो उसके नीचे एक मछेरों का गांव था जिसमें इस फ्लड की वेव आई और कम से कम भी 400 लोग उस पानी में बह के समुद्र में गर्क हो गए। ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी, जिसमें एपीएस स्कूल की ट्रेजेडी से ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी, पेशावर के ब्लास्ट से ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी, कराची के ब्लास्ट जो हुए, धमाके हुए, उससे ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी। लेकिन इस ट्रेजेडी का पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल ज़िक्र नहीं करता। अक्सर लोगों को तो इसका पता भी नहीं है कि जो एक्चुअली पाकिस्तान बनने के बाद मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मैन मेड डिज़ास्टर, सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ है वो ये है, और इसका पता ही नहीं है। और ये वो है कि एक डैम के टूटने की वजह से जो फ्लड को नहीं रोक सका, इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ। इसी तरह से 1992 में मंगला डैम का स्ट्रक्चर बचाने के लिए अचानक मंगला का गेट खोला गया और बहुत बड़ी फ्लड वेव को रिलीज़ कर दिया गया। यही अगर अचानक गेट खोल के फ्लड रिलीज़ ना होता तो इसी वेव ने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना था और शायद इतना नुकसान ना होता जितना मंगला डैम की वजह से हुआ। हमारे हमसायों में पूंग डैम है इंडिया में। 1988 में यही सिचुएशन जो मंगला डैम के साथ 1992 में हुई थी, यही सिचुएशन पूंग डैम के साथ 1988 में हुई। गेट खोल दिए गए, हज़ारों देहात ज़ेरे आब आए और उसका सैलाब जो है वो पाकिस्तान में भी दरिया सतलुज में आया और 88 के फ्लड्स में पाकिस्तान में भी उस अचानक पानी आने का नुकसान हुआ। वहाँ पे जो लोग रहते थे इंडिया के, क्योंकि उनको शुरू में बताया गया था कि ये डैम बन जाएगा तो सैलाब नहीं आएंगे, लेकिन इतने तबाहकुन सैलाब आए कि जितने कभी उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखे थे। इस पे एज ए रिएक्शन एक शहरी ने जाके भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन को गोली मार दी थी। हम इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट कौम नहीं हैं। हमने अपने वापडा के चेयरमैन को 1992 में गोली नहीं मारी थी जिसके अंडर मंगला के गेट खोले गए थे। अब तरीका क्या है? अगर डैम से हमने फ्लड को कंट्रोल नहीं करना, डैम ना कर सकता है, तो फिर हम कैसे करें? नो साइज़ फिट्स ऑल, डिफरेंट स्ट्रोक्स विद डिफरेंट फोक्स। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लड्स की मुख्तलिफ़ तरह की मैनेजमेंट करनी है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके लैंडस्केप हैं उनमें डिफरेंट फ्लड टाइप्स हैं और डिफरेंट मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं। बलूचिस्तान का जो बड़ा इशू है वो फ्लैश फ्लड्स का है, हिल टॉरेंट्स का है। अभी आपके इवन ये पंजाब की साइड पे, सदर्न पंजाब की साइड पे आ जाए, इधर भी हिल टॉरेंट्स का इशू है। आपके फ्लैश फ्लड आते हैं, डीजी खान और ये जगह जो है। अब इसमें आप देखें आपने क्या किया हुआ है। यहाँ पे आपने एक 300 किलोमीटर की कैनाल कंक्रीट लाइनिंग करके पता नहीं कितने बिलियन डॉलर लगा के, टैक्स पेयर का पैसा लगा के, इंटरनेशनल बैंकों से कर्जे ले लेके आपने एक 300 किलोमीटर की कैनाल बना दी कि जी ये बलूचिस्तान और इधर के डीजी खान के साउथ पंजाब के एरियों को इरीगेट करेगी। मैं कच्छी कैनाल की बात कर रहा हूँ।
उस कच्ची केनाल को आपने बनाया है जहाँ से हिल टॉरेंट्स आते हैं। आपने हाइड्रोलॉजी स्टडी नहीं की, आपने देखा ही नहीं कि हिल टॉरेंट्स की कितनी एनर्जी होती है। आपने केनाल के नीचे छोटे छोटे ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स तो दे दिए, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि हिल टॉरेंट के साथ पानी के अलावा पत्थर भी आते हैं। अब वो केनाल जगह जगह से टूट गई है, और वो जो आज से तकरीबन 1 साल पहले उसकी ड्रोन फुटेज की बना के, तो उसके ऊपर बड़ी मूवियाँ शूवियाँ बना के वापडा की वेबसाइट के ऊपर लगी हुई थी। अब वापडा को कहें उसकी एक और उसी तरह की ड्रोन फुटेज बना के दिखाएं कि जी ये देखें, ये हमारी हिमाकत का नतीजा है, हमने गलत जगह पे गलत इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया था। वहाँ पे उन्होंने केनाल कमांड एरियाज़ बनाए कि जी इधर से पानी निकलेगा और इस केनाल कमांड एरिया में जाएगा। मॉडल वो जो आपके पंजाब का है वही आपने हिल टॉरेंट के इलाके में भी लगा दिया। अब वो जगह जहाँ पे आपका पानी आके जिसने सैराब करना था, वहाँ पे 1-1 मीटर से लेके 5-5 मीटर तक मिट्टी भर गई है। अब वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ही ख़त्म हो गया कि केनाल अगर आप जोड़ भी लेते हैं तो जिस जगह पे आपने पानी देना था, अब वो जगह केनाल से ऊपर चली गई है। तो इस तरह की आपने बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं, और आप अब लोगों को बताते नहीं हैं। जिस तरह यही डैम बनाने वाले नहीं बताते कि शादी को डैम टूट गया था और 400 लोग हमने मारे थे, और लोगों को कहते हैं ये फ्लड से बचाएंगे। आज भी वो स्टेट फेस के साथ डैम लॉबी वाले यही बात कर रहे हैं। इसी तरह से ये केनाल बनाने वाले लोग, इसके पीछे भी डैम लॉबियाँ हैं, और इसी तरह के कंक्रीट पोर करने वाले इंटरेस्ट ग्रुप हैं कि कंक्रीट पोर करनी थी, 350 किलोमीटर कंक्रीट पोर करने का हमें ठेका मिल गया, हमने कंक्रीट पोर की, जेबों में पैसे डाले, हम अमीर हो गए। चंद बहुत अमीर लोग मज़ीद अमीर हो गए, और उधर जो तबाही मची है इसकी वजह से वो आप लोगों के सामने है। वो भी खबरों में जो है उसको दबाया जा रहा है कि जी लोगों को ना पता चले कि कच्ची केनाल के साथ हो क्या गया है। इसी तरह से जो KPK में फ्लड्स आए हैं, उसमें अगर आप देखें तो लोग दरिया के बीच में होटल और दुकानें और मकान बना के बैठे हुए थे, जो 2010 में भी टूटे थे, अभी फिर टूट गए हैं। भाई क्यों आप उस तरफ नहीं आए कि आपने दरिया का रास्ता खाली छोड़ना है। ये ख़ुसूसन जो KPK के एरियाज़ हैं जिसके बीच में आपकी बहुत खूबसूरत नदी नाले चल रहे हैं, टूरिस्ट है, सारा कुछ है। यार अगर आपने टूरिज़्म को प्रमोट करना है तो उसका आप मुझे बताएं कि टूरिस्ट अब ज़्यादा आएगा इधर के कम आएगा, जब उनको पता चलेगा कि यार उधर तो कंस्ट्रक्शन डेंजरस जगहों के ऊपर हुई है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट ने रेगुलेट करनी है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को थोड़ा फोर्सफुल होना पड़ेगा। उन लोगों को अगर सज़ाएं ना भी आप दें, आप उनको माफ़ भी कर दें, तो कम से कम उस तरह की गलतियां तो रिपीट करने से आप लोगों को रोकें। तो इसलिए वहाँ पे फ्लड को कंट्रोल करने का, कंट्रोल तो खैर फ्लड को नहीं कंट्रोल, फ्लड को रास्ता देने की आप कोशिश करें। और रास्ता देने का बड़ा आसान तरीका, आपको पता है दरिया कितना बड़ा है, उस दरिया से आप लोगों को निकालें। अगर आपकी कोई मलकियत है जो दरिया के रास्ते में आती है, ठीक है, मलकियत आपकी है, लेकिन उस मलकियत के ऊपर आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये असूल वज़ाक़ता किए जाएं। और ये असूल ऑलरेडी लिखे भी हुए हैं, किताबों में, कानून में लिखे हुए हैं, उनकी खुदारा अब इम्प्लीमेंटेशन करें। अब तो उस चीज़ से बाहर निकल आएँ जो तबाही का बायस बनती है, माली नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, उससे बाहर निकलें। पंजाब में प्लेन्स हैं, उन प्लेन्स में भी बहुत से फ्लड जो हैं वो सिंध की तरह आते हैं, उसकी भी आप राइपेरियन मैनेजमेंट करें। रिवर कॉरिडोर को आप जो है वो उसमें कन्वर्ट करें, प्रॉपर जो आपका राइपेरियन जोन मैनेजमेंट होती है उसके बीच में है, यहाँ पे ट्रीज़ लगाएं, प्लांट्स लगाएं। अगर राइपेरियन जोन में जो आपका तकरीबन 6.5 किलोमीटर चौड़ा जोन है, जिसका हमने पहले जिक्र किया है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के हिसाब से, अगर उस जोन में प्रॉपर नेचुरल फ्लोरा और फौना की मैनेजमेंट की जाए, तो ये जो राइपेरियन जोन होता है ये फ्लड को स्लो करता है, एक्विफर को रिचार्ज करता है, और उससे जो फ्लड की वेलोसिटी और फ्लड का वॉल्यूम जो नीचे जाता है वो कम होता है। यानी आज अगर आपके पंजाब के बीच में राइपेरियन जोन मैनेजमेंट हुई होगी तो सिंध के बीच में इतनी बड़ी फ्लड वेव आएगी ही नहीं जितनी अभी आ रही है। एक वजह डैम बनाने की ये भी बताई जाती है कि ये पानी का ज़ख़ीरा करता है, और जिस वक्त आपका दरिया में पानी कम होता है और बारिशें नहीं हो रही होती तो ये ज़ख़ीरा जो है ये आपके इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई करता है और बाकी चीज़ों के लिए भी पानी सप्लाई करता है। ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है इस बात का, और यहाँ तक कहा जाता है कि जो मंगला और तरबेला डैम हमने बनाए हैं, पाकिस्तान की सारी इरिगेशन इन्हीं के ऊपर चल रही है। इसके भी मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ। आपका जो इरिगेशन सिस्टम है वो एक साल में
तकरीबन 104 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो इस्तेमाल करता है। तरबेला में गर्मियों के महीनों में तकरीबन 6.5 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है उसका ज़ख़ीरा किया जाता है, जिसको उसके बाद निकाला जाता है सर्दियों के सीज़न में, यानी रबी की फसल के लिए उस पानी को निकाला जाता है। जब आप डैम में से पानी निकाल के इरिगेशन के लिए छोड़ते हैं तो डैम का निकला हुआ 70% पानी आपकी कैनाल में जाता है, और जो कैनाल में पानी जाता है उसका 70% वाटर कोर्स में जाता है, और जो वाटर कोर्स में पानी जाता है उसका सिर्फ 70% जो है वो खेत तक पहुंचता है। यानी अगर आप तरबेला डैम में से पानी निकालते हैं 6 MAF, तो उसका 4 MAF जो है वो कैनाल में जाता है। कैनाल में से तकरीबन कोई 2.25 से 2.5 MAF तक पानी जो है वो वाटर कोर्स में जाता है, और फिर वाटर कोर्स में से तकरीबन 2 MAF पानी जो है वो आपके खेत में जाता है। अब ये कंट्रीब्यूशन है आपके तरबेला की एक साल में, यानी एक साल में तरबेला फार्मर को तकरीबन 2 MAF पानी देता है, जबकि आपका जो इरिगेशन सिस्टम है वो एक साल का 104 MAF पानी लेता है। तो ये तरबेला की कंट्रीब्यूशन तो 2% से भी कम है। इसी तरह से मंगला का भी तकरीबन यही नंबर है। दोनों मिला के बहुत ज़्यादा करते हैं तो 5% करते हैं। तो एक 5% चीज़ जो हो रही हो उसको आप कहें कि ये आपकी बैकबोन है और उसके अलावा इरिगेशन नहीं हो सकती, तो ये मंतक जो है वो समझ से बालातर है कि इसको कैसे कह सकते हैं कि जितना ये पानी देते हैं उससे ज़्यादा तो आपकी सीजनल वेरिएबिलिटी है। सीज़न टू सीज़न इतनी फ्लक्चुएशन 5 MAF से ज़्यादा की फ्लक्चुएशन हो जाती है। तो ये डैम जो हैं ये बिल्कुल भी इरिगेशन में कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं देते। हाँ, इनके होने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर होता है। आपका जो सूबा सिंध है, सूबा सिंध में गर्मियाँ सबसे पहले आती हैं, और वहाँ पे गर्मियों की फसल जो है वो मार्च और अप्रैल में लगनी शुरू हो जाती है। पंजाब में अप्रैल और मई में ये फसल लगती है। इसलिए अगर सिंध में ये फसल पहले लगती है तो इसका मतलब है कि गर्मियों में पानी का सबसे पहला जो मैनेजमेंट है वो सिंध के लिए होनी चाहिए कि सबसे पहले आप गर्मियों का पानी सिंध में पहुंचा दें। गर्मियों में पानी दरिया के बीच में कैसे आना शुरू होता है? स्नो बेल्ट से आना शुरू होता है। मार्च में स्नो बेल्ट शुरू होता है और उसके बाद में अप्रैल में ग्लेशियर मेल्ट शुरू हो जाता है, जबकि बारिशें नहीं हो रही होती। तो ग्लेशियर मेल्ट और स्नो मेल्ट का पानी जब दरियाओं में आना शुरू होता है और वो पानी अगर सिंध में पहुंच जाए तो सिंध में गर्मियों की अच्छी फसल लग जाती है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि आपने डैम बनाए हुए हैं और इन डैम के डैम मैनुअल्स लिखे गए हैं, और उन डैम मैनुअल्स के मुताबिक डैम मैनेजर को कहा गया है कि आपने मॉनसून का इंतज़ार नहीं करना डैम भरने के लिए। जैसे ही गर्मियों में स्नो मेल्ट और ग्लेशियर मेल्ट का स्नो फ्लो शुरू होता है तो आपने अपने रिजर्वायर को भरना शुरू कर देना है। और वापडा के डेटा के हिसाब से आपका जो तरबेला डैम है वो तकरीबन 2 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो गर्मियों का मॉनसून से पहले डैम में भर लेता है। और ये वो 2 मिलियन एकड़ फुट पानी है जो सिंध के फार्मर्स को मिलना चाहिए और नहीं मिलता। और फिर सिंध के फार्मर जो हैं वो पंजाब वालों से लड़ना शुरू कर देते हैं कि जी आपने हमारा पानी रोक लिया। पंजाब वाले सिंध को गालियां देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि पानी तो असल में वापडा का डैम मैनेजर रोक के बैठा हुआ है। सिंध पंजाब में जो गर्मियों में पानी का झगड़ा होता है वो हर साल तकरीबन 2 MAF के ऊपर ही होता है, और ये वो 2 MAF है जो तरबेला और मंगला जो है वो मिलकर रोक लेते हैं, बल्कि दोनों मिलकर तकरीबन 4 MAF रोकते हैं। तो अगेन डैम जितनी आपको फ़ायदा सर्दियों में पानी सप्लाई करने का देता है, शायद उतना ही नुकसान वो गर्मियों में सिंध की फसलों का कर देता है। तो इसलिए नेट इरिगेशन में डैम्स का होना एक हमारे लिए लॉस है। इसकी ट्रू अकाउंटिंग की जाए तो आपको पता चलेगा कि डैम का इरिगेशन के लिए पानी देना इज़ ए नेट लॉस टू द सोसाइटी। लेकिन क्या वो डैम वाहिद तरीका है पानी को स्टोर करने का, या कोई और भी तरीका है हमारे पास पानी को स्टोर करने का? अब इसमें अगेन बात वही आ जाती है कि कुदरत ने जो इंडस रिवर सिस्टम बनाया है, इस जैसा बहुत कम कोई दरिया का सिस्टम दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इंडस इज़ ए मिरेकल ऑफ नेचर, और जो इसका अंडरग्राउंड वाटर का सिस्टम कुदरत ने बनाया है वो उसके बारे में लोगों ने इसको हाइड्रोजियोलॉजिकल मिरेकल कहा है,
और एलॉयस मिचेल की किताब है, उसमें उसने कहा है कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है ग्राउंड वाटर का। तो पानी तो हम अपने पाँव के नीचे एक्वेफर में भी स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ लाहौर का जो शहर है उसके नीचे जो आप ग्राउंड वाटर स्टोर कर सकते हैं वो तकरीबन एक तरबेला डैम के बराबर है। लेकिन ये कुछ भी नहीं, जो एक्चुअल आपके इंडस रिवर सिस्टम का पानी स्टोर करने का ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप कोई भी दरिया देखें जो आपका पहाड़ों से निकल के मैदानों में चल रहा है, आप उस दरिया के पास जाएं तो आपके पाँव के नीचे रेत आती है। आपके दरियाओं का बेड जो है वो रेत के बने हुए हैं, रेत के ऊपर पानी चल रहा है। अब रेत के ऊपर वैसे आप पानी अगर डालें तो वो पानी रेत के बीच में चला जाता है। इधर भी इस रेत के बीच में पानी भरा हुआ है, और कितना पानी भरा हुआ है, आपके दरियाओं का जो एवरेज रेत का बेड है वो तकरीबन कोई 6.5 किलोमीटर चौड़ा है, और जो आपके मैदानों में चलने वाले दरिया हैं वो तकरीबन 3,500 किलोमीटर लंबे हैं। और इनमें जो रेत है जिस बेड के ऊपर ही चल रहे हैं, ये रेत कम से कम भी 1000 फुट इसकी जो है वो एवरेज थिकनेस है, और ये पूरी की पूरी रेत जो है ये पानी से भरी हुई है। अगर आप अगेन इन नंबरों को थोड़ा सा इनकी जमा तफरीक कर लें कि 3,500 मील ज़रब 650 मील ज़रब 0.3 मील 1000 फुट, ये इनको आप ज़रब दें तो आपके पास इस रेत का वॉल्यूम आ जाता है। और इस रेत के बीच में कम से कम 15% वॉल्यूम जो है वो एक्सट्रैक्टेबल वाटर का है। इसमें 15%, इसमें तकरीबन 30% वॉल्यूम वाटर का है, लेकिन जो आप निकाल सकते हैं वो उसका 15% है। आप जब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ इस दरिया के नीचे बैठी हुई रेत के बीच में 500 MAF के करीब पानी जो है वो कुदरत ने अभी इस वक्त स्टोर करके रखा हुआ है। अब ये जो स्टोरेज कुदरत ने आपको बना के दी है, और ये 500 MAF की स्टोरेज है, आप इसकी बात क्यों नहीं करते? डैम लॉबी वाला कहता है कि जी हमारे पास सिर्फ 30 दिन की स्टोरेज है। मेरा सवाल है कि अच्छा, अगर 30 दिन की स्टोरेज है तो 31वें दिन पे इस मुल्क में क्या होता है? वो 31वां दिन कब आता है? इसका इनके पास कभी कोई जवाब नहीं होता। दूसरी बात कि जब आपके पास 500 MAF की स्टोरेज है और उसमें पानी भी भरा हुआ है, तो फिर आप 5 MAF की स्टोरेज के लिए एक 30 से 40 बिलियन डॉलर का डैम क्यों बनाना चाह रहे हैं? अगर वही 30 से 40 बिलियन डॉलर आप इस तरफ डाइवर्ट करें कि यार ये स्टोरेज बनी हुई है, इसमें से मैंने पानी निकालना है और एंड यूज़र को देना है, फार्मर को देना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को देना है, म्यूनसिपैलिटी को देना है और घरों को देना है, तो उसके लिए मैंने प्रोजेक्ट करना है। पानी पड़ा हुआ है, यूज़र इधर बैठा हुआ है, आपने एक प्रोजेक्ट करना है। आप करके देखें वो प्रोजेक्ट कितने का होता है। ना तो उस प्रोजेक्ट को 15 साल लगेंगे, ना उस पर 40 बिलियन डॉलर का खर्चा आएगा। फिर इसमें से आप जितना पानी निकालेंगे, जब भी मानसून का सैलाब आएगा, दरिया चलेगा, वो उसको रिचार्ज कर देगा। तो ये तो कुदरत का बना बनाया सिस्टम है। अब एक्वेफर से पानी निकाल के लोगों तक पहुंचाना, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपने करना क्या है? इसमें आपने दरिया के बेड में वेल्स लगाने हैं, और ये कोई आपने नया तरीका ईजाद नहीं करना, ये दुनिया जहान में होती है ये चीज़। इसको वेल फील्ड कहते हैं, रिवराइन वेल फील्ड। आपने रिवराइन वेल फील्ड्स डेवलप करने हैं। रिवराइन वेल फील्ड में एक ख़ास पैटर्न के साथ आप बहुत सारे ट्यूबवेल लगाते हैं हाई कैपेसिटी के, उनको आप पावर सप्लाई करते हैं। और पावर सप्लाई के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में सोलर से बेहतर और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आपने ट्यूबवेल लगाने हैं जो कि बहुत गहरे नहीं होंगे, बाय द वे। ये 100-200 फुट तक का ट्यूबवेल होगा, और ये हाई कैपेसिटी ट्यूबवेल होगा, और ये सैकड़ों की तादाद में लगेंगे। लेकिन डैम की कीमत के मुकाबले में ये कीमत कुछ भी नहीं है। सोलर पंप्स होंगे, फिर इन ट्यूबवेल्स को चलाने का एक सिस्टम होता है। आप सारे ट्यूबवेल एक वक्त में नहीं चलाते, खास पैटर्न के तहत चलाते हैं। वो पैटर्न आपको एक्सपर्ट्स बना के दे देंगे कंप्यूटर सिस्टम से। एक कंट्रोल रूम के बीच में वो सारे के सारे कंट्रोल होते हैं। इनको आप फिर अब कनेक्ट करते हैं पाइप्स के साथ, और आजकल जो पाइप है वो सारा के सारा ये प्लास्टिक का जो HDPE काला पाइप आता है, इसके साथ आप ये वाटर सप्लाई जो है इसको आगे लेके जा सकते हैं। आगे आप इसको वाटर हेड, जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं कंक्रीट के, आपने देखा होगा शहरों में लगे होते हैं, आप उससे उन टैंक्स को फिल कर देते हैं। और दिन के टाइम पे आपके सोलर से ट्यूबवेल चलते हैं, रात को आपके पास वाटर टैंक्स में पानी होता है। रात को आप पानी इस्तेमाल करें या दिन को इस्तेमाल करें, पानी की सप्लाई मुसलसल होती है।
इसी तरह से जो फार्मर होता है, फार्मर को भी वाटर टैंक के थ्रू और पाइप के थ्रू पानी दिया जाता है। दुनिया में अब कहीं पे भी केनाल और खाले और नाले से इरिगेशन नहीं हो रही। इसराइल को आप ले लें, अमेरिका को ले लें, कैलिफोर्निया को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, इन जगहों के ऊपर मॉडर्न इरिगेशन के सिस्टम है। आप फार्मर को मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम दें, उसको नाले, खाले और केनाल की ज़रूरत नहीं रह जाती। आपकी तमाम केनाल्स बंद हो जाती हैं, आपके तमाम नाले और खाले बंद हो जाते हैं, और उसके ऊपर जो पानी की बारियों के झगड़े हैं जिन पे कत्ल तक भी होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। आपके जो लैंडस्केप के बीच में ऑब्स्टिकल्स बनी हुई हैं, जिन्होंने एक नहर गांव के बीच में से गुजरी, उसने गांव को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, वो मसाइल भी ख़त्म हो जाते हैं। आपके जो जानवर और लोग गिर के कैनाल्स में डूब के मरते हैं, वो मसाइल भी ख़त्म हो जाते हैं। अब बिजली कहते हैं जी डैम की बहुत सस्ती होती है और ग्रीन होती है। पहली बात तो ये कि ये बिजली ग्रीन नहीं होती, क्योंकि जब आप डैम बनाते हैं एक दरिया के ऊपर, तो उस दरिया का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। तो जो चीज़ इकोसिस्टम को तबाह करे, हम उसको ग्रीन नहीं कहते। तो पहली बात तो ये कि ये ग्रीन नहीं है। दूसरा कहते हैं सस्ती होती है। सस्ती का मैं आपको बता दूं, आपका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है पाकिस्तान में हाइड्रो पावर का, और जिसमें सिर्फ हाइड्रो पावर है, इरिगेशन और बाकी और कोई चीज़ नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट जो है वो बिजली प्रोड्यूस करने में ही डाली जा सकती है। वो आपका नीलम झेलम का प्रोजेक्ट है जो $6 बिलियन का बना है, और अगर इस $6 बिलियन के ऊपर, क्योंकि हमने कर्जा लेके बनाया है, इसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग भी ऊपर डाली जाए, तो टैक्स पेयर को ये डैम जो है तकरीबन $10 बिलियन का पड़ा है। इस $10 बिलियन के पीछे तकरीबन 450 मेगावाट पावर है जो कि कंज्यूमर को मिल रही है, जिसके ऊपर वापडा ने बिल चार्ज करना है। अब ये जो 450 मेगावाट पावर मिल रही है, इसके आप सिंपल अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि $10 बिलियन में अगर आप 450 मेगावाट बनाएं तो 1 वाट कितने का बनता है। आप हैरान रह जाएंगे कि आपका 1 वाट जो है तकरीबन 5,000 रुपये का बन रहा है। 1 वाट, इसका मतलब है कि अगर आपने एक 100 वाट का बल्ब जलाना है तो उसके पीछे आपने 5 लाख रुपया खर्च किया है। यार 5 लाख में तो एक छोटे से घर के ऊपर सोलर सिस्टम लग जाता है, जिसमें पंखे भी चलते हैं, फ्रिज भी चलता है, सब कुछ चलता है। तो ये जो आपकी इस वक्त सोलर है वो डैम से तकरीबन 100 गुना सस्ता है। तो इसलिए आज के ज़माने में पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसमें 300 दिन सूरज चमकता है, सोलर के लिए बेस्ट जोन है। वहाँ पे ये कहना कि डैम की बिजली सस्ती है और सोलर की महंगी है, या ये कहना कि सिर्फ डैम की सस्ती है और सोलर को इग्नोर करना, ये इकनॉमिकली वाइज डिसीजन नहीं है। और सेकेंडली, सोलर को लगाने के लिए आपको कर्ज़े नहीं लेने पड़ते, तो उसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग भी नहीं होती। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल एक मिथ है कि डैम की बिजली सस्ती है और ग्रीन है। तो इसलिए ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसको एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम समझ के हर जगह की अपनी अपनी मैनेजमेंट करें, तो आपके बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। ये फ्लड्स का मसला हल हो सकता है, लेकिन बस हर चीज़ का जवाब कि डैम बना दो, डैम बना दो, डैम बना दो, ये नहीं है। अगर आपको सिर्फ हथौड़ा इस्तेमाल करना आता है और आपको उसके अलावा कोई टूल इस्तेमाल, कोई औजार इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप हर चीज़ का हल हथौड़े से करेंगे। आपने बच्चे की तालीम देनी है तो आप उसको भी आप हथौड़ा मारेंगे। आपने कहीं पे कोई चीज़ जोड़नी है तो आप उसको भी हथौड़ा मारेंगे। जो चीज़ जोड़नी होती है उसको, उसके लिए कोई और टूल इस्तेमाल होता है, हथौड़ा नहीं होता। तो डैम को एक हथौड़ा समझ के आप हर किसी के सर पे मार रहे हैं। खुदारा ये हथौड़ा मारने वाला काम बंद करें और नॉलेज बेस की तरफ आएँ। नॉलेज बेस में आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलता है। जो नॉलेज बेस आपके पास 1960 में थी, जिसमें डैम और ये चीज़ें बनती थी और ग्लैमराइज होती थी, आज वो नॉलेज बेस आउटडेट हो चुकी है और आपके पास बहुत बड़ी नॉलेज बेस आ चुकी है। 1960 में कॉपर वायर के साथ टेलीफोन किया जाता था, आज टच स्क्रीन और इंटरनेट के थ्रू आपका फ़ोन चल रहा है। क्यों? क्योंकि नॉलेज बेस है। हम ये नहीं कहते कॉपर वायर से बनाया गया फ़ोन गलत था, या जो लोग बनाते थे वो बेवकूफ़ थे, या उनको हम अब कब्रों से निकाल के फांसी देंगे, उन्होंने ऐसा फ़ोन क्यों बनाया। उन्होंने छोटी नॉलेज बेस से बनाया। लेकिन अगर आज कोई मुझे कहे कि यार कॉपर वायर और टेलीफोन की जो उस तरह की फैक्ट्री लगाओ, या बटनों वाला मोबाइल फ़ोन बनाने की फैक्ट्री लगाओ, या टाइपराइटर बनाने की फैक्ट्री लगाओ और पैसे कमाओ, तो मैं बेवकूफ़ होऊंगा कि मैं उस चीज़ के ऊपर पैसे लगाऊं, क्योंकि मेरा आगे क्लाइंट ही कोई नहीं होगा।
आप कह रहे हैं कि जी हम हाइड्रो पावर से सस्ती बिजली देंगे, ये दिमर बादशाह डैम की मैं आज ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड बात कहना चाहता हूँ कि जब तक दिमर बादशाह डैम जैसी अगर कोई प्रोजेक्ट खुदा ना खास्ता बन के खड़ा हो गया और बिजली उसने पैदा करनी शुरू की, तो जितनी देर में ये बनेगा उतनी देर में सोलर का पोटेंशियल इतना आगे निकल चुका होगा कि इनकी बिजली खरीदने वाला कोई नहीं होगा। फिर इसी तरह से होगा कि ये बटनों वाली फैक्ट्री लगा के फ़ोन लेके आएंगे मार्केट में, लोग टच स्क्रीन से भी आगे निकल चुके होंगे, वो कहेंगे यार ये किस ज़माने की चीज़ लेके आया, इसको कौन लेगा। तो इनके पास वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको पे ऑफ करने के लिए इकोनॉमिक इंजन ही नहीं होगा जो उस इन्वेस्टमेंट को रिटर्न कर सके, और सारा बोझ टैक्स पेयर्स के ऊपर पड़ेगा, ज़ीरो इनकी इनकम होगी उससे। तो इसलिए हमने अभी ये देखना है कि दुनिया के ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम इस वक्त ठीक ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो नस्लें आगे जाके भुगतेंगी इस चीज़ को। सोलर की टेक्नोलॉजी ना सिर्फ ये कि सस्ती हो रही है, सस्ती है, बल्कि मज़ीद सस्ती हो रही है। ना सिर्फ ये कि अच्छी है बल्कि मज़ीद अच्छी हो रही है। यही मोबाइल फ़ोन की आप मिसाल ले लें, 10 साल पहले कैसा था और आज कैसा है। सोलर पैनल 10 साल पहले कैसा था, आज कैसा है, और 10 साल बाद कैसा होगा, और 20 साल बाद कैसा होगा। हमें ये ट्रेंड्स नहीं मिस करने चाहिए। अगर आज हमने ट्रेंड्स मिस किए तो हमारी अगली नस्लें भुगतेंगी।